एक इमारत जो सरकारी रिकॉर्ड्स में रिहायशी थी, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जहां कई लोग अपना सपना पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, और एक ऐसा हादसा जिसने 15 लोगों की जान ले ली। लेकिन आग की लपटों से उठता धुआं अब सिर्फ उस इमारत तक सीमित नहीं है। धुआं अब उन फाइलों तक पहुंच रहा है जहां से इस इमारत को मंजूरी मिली थी। सवाल अब सिर्फ आग का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जिसकी नाक के नीचे एक रेजिडेंशियल नक्शा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल गया। आरोपों की माने तो लखनऊ नगर निगम के हाउस टैक्स नोटिस से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस इमारत में आग लगी उसका नक्शा आवासीय यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रूप में पास हुआ था। दस्तावेजों के मुताबिक एलडीए ने इस बिल्डिंग का रेजिडेंशियल लेआउट प्लान के तौर पर अप्रूव किया था, लेकिन बाद में बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में इस्तेमाल होने लगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नक्शा घर का था तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कैसे हो गया? क्या यह बदलाव किसी को दिखाई नहीं दिया, या फिर सब कुछ दिखाई देने के बावजूद कोई देखने को तैयार नहीं था? जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग का प्लान रेजिडेंशियल पास था, जबकि 2014 में इसे कमर्शियल बना दिया गया। यानी बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ, ये सालों तक सबकी आंखों के सामने मौजूद रहा। अब हादसे के बाद तत्कालीन अधिकारियों और इंजीनियर्स पर कार्रवाई की तैयारी की बात हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कार्रवाई की जरूरत आज महसूस हो रही है तो इतने सालों तक जिम्मेदारी किसकी थी? जानकारी के मुताबिक लखनऊ के अलीगंज में जिस बिल्डिंग में आग लगी वो वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला की बताई जा रही है। वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला को रामेश्वरम इंजीनियरिंग कॉलेज का मालिक बताया जा रहा है। एलडीए के दस्तावेजों में प्रॉपर्टी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और उनके 2 भाइयों यानी सुरेंद्र शुक्ला और धीरेंद्र शुक्ला के नाम पर दर्ज बताई जा रही है। यानी जिस इमारत में भीषण हादसा हुआ उसके मालिकाना हक को लेकर दस्तावेजों में 3 भाइयों का नाम सामने आ रहा है। अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद बिल्डिंग के को ओनर सुरेंद्र शुक्ला का पुराना विवादित रिकॉर्ड भी चर्चा में आ गया है। आरोपों के मुताबिक 2015 के सीपीएमटी पेपर लीक मामले में भी सुरेंद्र शुक्ला का नाम सामने आया था। उस समय आरोप लगाया गया था कि बेटी को परीक्षा में पास कराने के लिए पेपर लीक की साजिश रची गई थी। हालांकि मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद एसटीएफ जांच में पर्याप्त एविडेंस नहीं मिले और सुरेंद्र शुक्ला को राहत मिल गई थी। जांच में यह भी सामने आया था कि परीक्षा केंद्र में बेटी को विशेष सुविधा दिलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि मामले में जांच और लीपापोती ही चलती रही और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र शुक्ला और उनके भाई वीरेंद्र शुक्ला पर प्रॉपर्टी कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए कमाने के आरोप भी लगते रहे हैं। आरोप और दावों की माने तो दोनों भाइयों ने किसानों से सस्ती जमीन खरीदकर बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग का कारोबार किया। अब जब उसी परिवार से जुड़ी इमारत में इतना बड़ा हादसा हुआ है तो कई सवाल उठने लाजमी हैं। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई दूसरे लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन मौत की संख्या से भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये त्रासदी रोकी जा सकती थी? अगर बिल्डिंग के इस्तेमाल, निर्माण और सुरक्षा मानकों की समय रहते समीक्षा होती तो क्या हालात अलग हो सकते थे? हालांकि घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले की जांच के लिए 2 स्तरीय एसआईटी का गठन किया है। पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। अलीगंज अग्निकांड ने सिर्फ एक इमारत की कमियां उजागर नहीं की है, इसने उस सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जो कागजों पर एक चीज दिखाती है और जमीन पर कुछ और खड़ा हो जाता है। नक्शा रेजिडेंशियल, इस्तेमाल कमर्शियल, दस्तावेज कुछ और हकीकत कुछ और। मगर इस ताने बाने के बीच 15 निर्दोषों को मिली तो बस मौत। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईटी की रिपोर्ट उन सभी परतों को खोलेगी जिनके बीच ये इमारत सालों तक गैर कानूनी चलती रही, या फिर हर बड़े हादसे की तरह इस बार भी कुछ फाइलें खुलेंगी, कुछ अधिकारी बदलेंगे, कुछ कार्रवाई होगी और फिर मामला फाइलों और दफ्तरों के चक्कर काटते काटते वहीं दम तोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।